गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जलवायु का। जलवायु के तहत हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि मानसून की जो प्रकृति है वो प्रमुख रूप से 5 जो तथ्य हैं उन पर निर्भर करती है, जिसका हमने विस्तार से अध्ययन किया और उसकी जानकारी की। आज हम आगे अध्ययन करेंगे मानसून की स्थितियों से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं का, और इसके साथ ही बात करेंगे कि एल नीनो है वो क्या है और किस प्रकार से ये विभिन्न तत्वों को प्रभावित करती है, और किस प्रकार से जो मानसून है वो कौन से महीने में प्रवेश करती है और किस प्रकार से मानसून की जो स्थिति है वो निर्भर करती है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि दाब की अवस्था में परिवर्तन है वो प्रमुखतः किस नाम से जाना जाता है। यानी दाब की अवस्था है, दाब उच्च दाब भी हो सकता है और निम्न दाब भी हो सकता है। तो ये दाब की जो अवस्था है इसमें जो परिवर्तन होता है ये प्रमुखतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसको प्रमुख रूप से बात कही जाती है दोलन के नाम से, इसको प्रमुख रूप से जाना जाता है। किसको? ये दाब का जो परिवर्तन होता है, चाहे उच्च दाब हो चाहे निम्न दाब हो, इसको दोलन के नाम से प्रमुखतः जाना जाता है। बात आती है डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ताहिती के दाब के अंतर की गणना है वो की जाती है। प्रमुखतः जो डार्विन है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है और ताहिन जो है उसके दाब के अंतर की जो गणना की जाती है वो किस आधार पे की जाती है? ध्यान रखना, मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए। यानी प्रमुखतः जो गणना की जाती है किस लिए की जाती है कि जो मानसून है वो किस गति से आएगा, क्या निम्न गति से प्रवेश करेगा या तेज गति से प्रवेश करेगा, इसका पूर्व अनुमान है वो लगाया जाता है। पूर्व अनुमान यानी पूर्व उसके बारे में स्पष्ट कर देना कि इसकी जो गति होगी मानसून की वो किस प्रकार की होगी, क्या प्रारंभ में मानसून तेज गति से आएगा या प्रारंभ में मानसून है वो निम्न गति से आएगा, इसके बारे में स्थिति निर्भर होती है। बात आती है अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है, दाब का जो प्रमुखतः ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो प्रमुखतः अगर ऋणात्मक स्थिति होती है, अगर दाब का अंतर है वो ऋणात्मक है तो किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना, औसत से कम और विलंब से आने वाला मानसून। अगर दाब का मात्रक ऋणात्मक है तो प्रमुखतः देखने को मिलता है कि जो मानसून आएगी वो किस प्रकार की मानसून आएगी? तो ध्यान रखना, औसत से कम, यानी औसत जो वर्षा होती है प्रमुखतः उस औसत वर्षा से कम वर्षा होगी, और इसके साथ क्या है, विलंब से आने वाला मानसून है वो प्रमुखतः ऋणात्मकता से संबंधित होता है। आगे बात आती है एल नीनो की। एल नीनो है वो क्या है, किस प्रकार से ये विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। ये जो लक्षण है एल नीनो का ये प्रमुखतः किससे जुड़ा हुआ लक्षण है? तो ध्यान रखना, दक्षिण दोलन से ये जुड़ा हुआ एक प्रमुख महत्वपूर्ण लक्षण या विशेषता बताई गई है। बात आती है यह एक गर्म में समुद्री जलधारा है। ये एल नीनो है वो क्या है? प्रमुखतः एक गर्म समुद्री जलधारा है जो प्रमुखतः क्या है, प्रवाहित होती है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? एल नीनो के नाम से इसको प्रमुखतः जाना जाता है। बात आती है प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर गुजरती है। जो एल नीनो है ये कितने समय के बाद में ये प्रमुखतः आगे गुजरती है, आगे गति करती है, तो एक समय के बाद में प्रमुखतः एल नीनो देखने को मिलती है। इसका समय क्या रहता है कि प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में, यानी 2 से 5 साल का जो अंतराल है, जो बीच में अंतर है, उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि पेरू तट से होकर ये एल नीनो है ये प्रमुखतः गुजरती है। आगे बात आती है कि दाब की अवस्था में जो प्रमुखतः परिवर्तन होता है, जो निम्न दाब है उसका उच्च दाब में होना या उच्च दाब का निम्न दाब में होना, ये जो परिवर्तन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है ये प्रमुखतः परिवर्तन है एल नीनो से होता है। तो यहाँ प्रमुखतः एल नीनो की बात आई कि एल नीनो है वो प्रमुख रूप से क्या है कि एक गर्म समुद्री जलधारा है। क्या है? एक गर्म समुद्री जलधारा है, और प्रमुख रूप से कुछ समय के बाद में या
2 या 5 वर्ष के अंतराल में ये प्रमुखतः कहां से गुजरती है? पेरू तट से होकर ये प्रमुखतः गुजरती है। आगे बात आती है कि दाब की अवस्था में जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, वो प्रमुखतः किसके कारण होता है? एल नीनो से है। आगे बात आती है कुछ विशेष स्थितियों की। बात आती है अस्थायी तौर पर गर्म जल धारा के विकास को किसका नाम दिया गया है? प्रमुखतः बात आती है अस्थायी तौर पर जो गर्म जल धारा है उसको प्रमुखतः किस नाम से जाना जाता है? एक तो होती है ठंडी जल धारा, एक होती है गर्म जल धारा। जो गर्म जल धारा है उसको एक विशेष नाम, विशेष एक दर्जा दिया गया है, वो दिया गया है एल नीनो का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इसको एल नीनो का नाम दिया गया। किसको? गर्म जल धारा जो प्रमुखतः होती है उसको। बात आती है कि एल नीनो है ये प्रमुखतः कौन सा शब्द है? जो एल नीनो है वो प्रमुखतः कौन सा शब्द है? तो ध्यान रखना स्पेनिश शब्द है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो एल नीनो है वो कौन सा शब्द है? तो ध्यान रखना स्पेनिश है वो शब्द है। आगे बात आती है कि इसका एल नीनो का जो अर्थ है वो प्रमुखतः क्या होता है? तो ध्यान रखना कि एल नीनो का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइड्स को व्यक्त करता हो। किसको व्यक्त करता हो? जो प्रमुखतः बच्चा तथा बेबी क्राइड्स को जो व्यक्त करता हो प्रमुखतः एल नीनो के नाम से जाना जाता है। बात आती है कि एल नीनो क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। अब एक प्रमुख बात ध्यान रखना कि एल नीनो है वो प्रमुखतः किस समय प्रमुखतः बहना शुरू करती है? तो इसका एक विशेष समय प्रमुख रूप से माना गया है, वो समय होता है क्रिसमस के समय का। कौन सा समय होता है? क्रिसमस के समय का जो समय है वो एल नीनो के बहने का शुरू है, यानी प्रारंभ होने का समय है, वो प्रमुखतः बताया गया है। बात आती है समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। जो एल नीनो है ये समुद्र के तापमान को घटाती है, बढ़ाती है। तो ध्यान रखना एल नीनो के द्वारा क्या होता है कि समुद्र के ऊपर का जो तापमान है, समुद्र के सतह का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है, उसमें प्रमुखतः परिवर्तन देखने को मिल जाता है, तापमान बढ़ने लग जाता है। आगे बात आती है एल नीनो उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों की स्थिर कर देती है। अब बात आती है कि जो एल नीनो है ये प्रमुख रूप से उस क्षेत्र की जो प्रमुखतः कौन सी पवने हैं? व्यापारिक पवने हैं, उनको स्थिर यानी कम कर देती है, उनकी गति को घटा देती है। तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो एक प्रकार से एल नीनो है ये विभिन्न क्षेत्रों को क्या है? प्रभावित करती है। और एक प्रकार से कहा जाए तो ये प्रमुख रूप से गर्म जल धारा से संबंधित है और ये समुद्र की सतह पर प्रमुखतः बहने वाली एक प्रमुखतः गति को प्रमुखतः इसके रूप में जाना जाता है। आगे बात आती है कि मानसून का प्रारंभ है वो कब से माना गया है और प्रारंभ के साथ साथ मानसून है वो कितने समय तक रहता है, और उसके बाद में जब मानसून आता है तो मानसून की वापसी भी होती है। क्योंकि प्रमुखतः क्या है कि जो मानसून है वो लगातार 12 महीने हैं वो नहीं होता, इसका एक निश्चित समय होता है। निश्चित समय पे लगभग मानसून आता है और एक निश्चित समय के बाद में जो मानसून है वो वापस लौट जाता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि मानसूनी पवने हैं वो नियमित नहीं होती। मानसूनी जो पवने हैं वो प्रमुखतः क्या है कि कुछ विशेष समय में ही प्रमुखतः चलती है, और विशेष समय में जब ये चलती है तो प्रमुख रूप से क्या है कि इनके द्वारा प्रमुखतः वर्षा होती है। और जो प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि के हो चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बात आती है कि मानसून जो पवने हैं वो लगातार नहीं चलती, एक निश्चित इनका समय होता है और निश्चित समय में ही प्रमुखतः मानसून पवने हैं चलती है। बात आती है ये पवने वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है, यानी वायुमंडल की स्थिति कैसी है उस स्थिति पे प्रमुख रूप से क्या है कि पवने अपने आप को परिवर्तित करती है और वायुमंडलीय स्थितियों को अपने साथ क्या है विलीन करके प्रभावित करती है। तो एक बात आती है कि ये पवने वायुमंडलीय अवस्थाएं यानी वायुमंडल की स्थिति कैसी है, उसकी दशा कैसी है, उसको प्रमुख रूप से क्या है कि प्रभावित होती है।
आगे बात आती है कि जो मानसून का जो समय है वो क्या माना गया है, यानी मानसून है वो किस समय प्रारंभ होता है और कितने समय तक प्रमुखता है वो मानसून रहता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि मानसून का जो समय है वो जून से आरंभ होता है। ध्यान रखना, मानसून का जो समय है वो कौन से माह से प्रारंभ होता है? जून माह से मानसून का आरंभ है वो प्रमुखता माना गया है। आगे बात आती है कि जून आरंभ से लेके मध्य सितंबर तक माना गया है, यानी जो जून है वहां से प्रारंभ होकर मानसून मध्य सितंबर तक है वो प्रमुखता रहता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इसमें प्रमुखता जो मानसून है उसके कारण वर्षा प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है कि 100 से 120 दिन के बीच मानसून का समय रहता है। ध्यान रखना, जून से मध्य सितंबर की बात की हमने। इसके साथ ही हमने बात की कि मानसून के जो दिन होते हैं, मानसून के जो समय माना गया है वो कितने दिनों का माना गया है। तो ध्यान रखना कि 100 से 120 दिनों के बीच मानसून का है वो प्रमुख समय है वो माना गया है। बात आती है आगमन के समय सामान्य अचानक वृद्धि हो जाती है, यानी जब मानसून का जब प्रारंभ माना गया है तो हम प्रमुखता देखते हैं कि अचानक है वो मानसून स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कई बार तो क्या है मानसून तेज गति से प्रवेश करता है और कई बार क्या है कि मानसून की जो सामान्य गति है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो बात आती है आगमन के समय, यानी जब मानसून का प्रवेश होता है, मानसून जब प्रारंभ होता है तो सामान्य अचानक वृद्धि हो जाती है। तो उस समय प्रमुख रूप से जो मानसून है वो तेज गति से प्रमुख रूप से गति करता है। आगे बात आती है इस अचानक वृद्धि को मानसून प्रस्फोट कहते हैं, यानी ये अचानक जो मानसून स्थिति में परिवर्तन होता है, ये मानसून है वो तेज गति से प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसको प्रमुखता किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, इस अचानक वृद्धि को मानसून का प्रस्फोट कहा गया है। प्रस्फोट का मतलब होता है किसी चीज का फटना या तेज गति से घटित होना। तो प्रमुख रूप से जब ये अचानक वृद्धि करता है तो इसको प्रस्फोट कहा गया है, जिसको फटने के नाम से प्रमुख रूप से जाना जाता है। बात आती है जून के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रवेश करती है। प्रमुखतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून है वो कहां प्रवेश करती है? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से बात आती है भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में। जो बात आ रही है यहाँ पे कि जो जून के प्रथम सप्ताह में जो मानसून प्रवेश करती है ये प्रमुखतः कहां प्रवेश करती है? भारत में। तो ध्यान रखना, भारतीय प्रायद्वीप के जो दक्षिण छोर है, दक्षिण जो किनारा है, यहां से प्रमुखतः क्या मानसून का प्रवेश है वो माना गया है। इसी प्रकार की बात आती है कि इसके बाद इसका जो विभाजन है, यानी भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में प्रवेश करने के बाद प्रमुखतः इसका विभाजन है वो कितने भागों में किया जा सकता है? तो ध्यान रखना कि इस मानसून का प्रमुख रूप से 2 भागों में प्रमुखतः विभाजन किया जा सकता है। अब बात आती है कि 2 भाग है ये प्रमुखतः कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, ये जो 2 भाग है वो पहला भाग इसका आता है अरब सागर की शाखा। पहला भाग कौन सा आता है? अरब सागर की शाखा। और अब बात आती है कि इसका दूसरा भाग कौन सा है? तो दूसरा इसका भाग बताया गया है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस प्रकार मानसून को भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में प्रवेश करने के बाद में प्रमुखतः 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग अरब सागर की शाखा और दूसरा भाग आया बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि जो मानसून है उसका जो समय है, यानी जो उसके माह हैं वो जून से मध्य सितंबर तक माने गए हैं। दूसरी बात आती है कि मानसून का जो समय है वो कितने दिनों का रहता है? तो ध्यान रखना, मानसून का जो दिन माने गए हैं, जो समय माने गए हैं वो 100 से 120 दिन तक क्या है मानसून के समय को माना गया है। और एक बात इसमें आगे जो महत्वपूर्ण मानी गई है कि जो मानसून है ये जो प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है? भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करती है। और उसके बाद में इसको 2 भागों में प्रमुखतः विभाजन किया गया है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? अरब सागर की शाखा और बंगाली खाड़ी की शाखा है, इनके माध्यम से देखने को मिलता है। अब बात आती है कि इन 2 क्षेत्र है, अरब सागर
और बंगाल की शाखा, इन दोनों क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में इसके जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहां की वर्षा की विभिन्नता है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है।